Question 5. Nava Power Limited is preparing its financial statement for the year ended 30 June 2017. Following issues are under consideration. जी पढ़ें भी 1 मिनट लगा के। आपको क्या समझ आ रही है, पहले आप पढ़ लें। टीए को कह देना सरासिफ जाएं तो बता दें। जी कुछ अल्फाज बोलें। ऑनरस कॉन्ट्रैक्ट, और भी कोई लफ्ज बोलें। और कोई लफ्ज बोलें। ऑनरस कॉन्ट्रैक्ट के अलावा भी कोई लफ्ज बोलें। कुछ और भी तो है इसमें। एनआरवी लॉस। हमारा ईयर एंड 30 जून 17। जून 17, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून। TL entered into a contract on Yakam August 16 to supply customized batteries to a new customer. NPL is required to deliver 50,000 batteries at the end of each month from December 16 to September 2017. From December 16 to September 2017. एक, दो, तीन, चार, 5, 6, 7, 8, 9, 10 महीने तक हमने क्या डिलीवर करनी है? बैटरीज। और हम कौन है? सेलर। ये मुआहदा हो गया। किस दिन हुआ मुआहदा? यकम अगस्त को मुआहदा हुआ है कि हमने दिसंबर से लेके सितंबर तक क्या डिलीवर करनी है? बैटरीज। एट अ प्राइस ऑफ 15 million पर मंथ। एट अ प्राइस ऑफ रेवेन्यू 15 15 15 15 15 15 15 15 15 एट अ रेवेन्यू ऑफ 15 million पर मंथ। पेनल्टी फॉर लेट डिलीवरी इज 5 million। अगर लेट डिलीवर की, महीने के एंड पे डिलीवर करनी है ना, एट द एंड ऑफ ईच मंथ, अगर लेट डिलीवर की तो 5 million जुर्माना है, और अगर सिरे से कॉन्ट्रैक्ट ही कैंसिल कर दिया तो 20 million। यानी अगर 31 दिसंबर की बजाय 2 जनवरी को डिलीवर की तो 5 million जुर्माना है। अगर 31 मार्च की बजाय 2 अप्रैल को डिलीवर की तो 5 million जुर्माना है। ये पर मंथ जुर्माना है, ये अलग है। लेकिन अगर ऑल टुगेदर किसी दिन सोचा कॉन्ट्रैक्ट ही कैंसिल कर दें और आइंदा डिलीवरीज बंद कर दें तो फिर हैवी जुर्माना देना पड़ेगा, डेट इज 20 million। On Yakam August 16, NPL had estimated that cost of production would be 10 million per month. On Yakam August 16 मेरा ख्याल था कि कॉस्ट हुआ करेंगी 10 million पर मंथ। मेरा ख्याल था, ये तो अंदाज़ा था ना कि कॉस्ट हुआ करेंगी 10 पर मंथ, ये मेरा अंदाज़ा था। However, cost increased subsequently. Despite the increase in cost, we made all deliveries on time till May at a total cost of 99.
मई तक मैंने 99 का टोटल खर्चा कर लिया। मई तक मैंने कितना खर्चा कर लिया? 99 का टोटल। तो रेवेन्यू टिल मई 1 2 3 4 5 6 90 का रेवेन्यू और कॉस्ट एक्चुअल अंदाजन तो 60 थी 6 महीने में, लेकिन हो गई 99। इसकी आपको डिस्कशन करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये 9 का लॉस रिकॉर्ड हो गया है, क्योंकि डिलीवरीज सारी हो गई हैं। तो इस 9 मिलियन के लॉस की डिस्कशन करने की कोई ज़रूरत नहीं है सवाल में। ये लॉस आपका रिकॉर्ड हो गया होगा। एंट्री हुई होगी कैश डेबिट सेल क्रेडिट और कॉस्ट ऑफ सेल डेबिट इन्वेंट्री क्रेडिट। सोचा था 90 की खरीदेंगे इन्वेंट्री, लेकिन खरीदी कितने की? 99। Despite the increase in cost of production, we made all deliveries on time till May at a total cost of 99। अच्छा, पेनल्टी की प्रोविजन बनाने की जरूरत नहीं है क्योंकि सारी डिलीवरीज ऑन टाइम हुई हैं। सप्लाई फॉर जून वॉज मेड ऑन 15 जुलाई। लो जी, सप्लाई ऑफ जून वॉज मेड ऑन 15 जुलाई। तो सबसे पहली डिस्कशन हमारी पेपर में होगी पेनल्टी फॉर जून लेट डिलीवरी। एक दफा मैं सारा लिख दूं, फिर जब ये लोग चले जाएंगे दूसरी क्लास में तो फिर हम इंशाल्लाह इसको अंग्रेजी में भी लिख लेंगे। फिलहाल पॉइंट्स नोट कर लेते हैं। एक पेनल्टी बन गई हमारी जून की लेट डिलीवरी की 5 मिलियन। नेक्स्ट, एट अ टोटल कॉस्ट ऑफ 18 मिलियन, ऑफ विच 14 मिलियन हैज बीन इनकर्ड टिल 30 जून 17। जून में मुझे बताएं कि मैंने जो जून की इन्वेंट्री बना के देनी है वो मुझे पढ़नी कितने की है, 10 मिलियन की या 18 की? 18 की। इसकी एक्चुअल कॉस्ट क्या है? 10 से 18 है। 18 एस्टिमेटेड क्या थी? 10, लेकिन होगी कितनी? 18। सप्लाई फॉर जून वॉज मेड ऑन 15 जुलाई एट अ टोटल कॉस्ट ऑफ 18, ऑफ विच 14 हैड बीन इनकर्ड टिल 30 जून। कॉस्ट ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस बोलें। एक्सेलेंट, 14। कॉस्ट ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस इज 14। NRV of work in progress, estimated selling price minus estimated repair cost या estimated cost to complete minus estimated cost to sell, ये फॉर्मूला होता है NRV का। What is estimated selling price? What is estimated selling price? बोले ना 15। It is exact selling price, अल्हम्दुलिल्लाह। What is estimated cost to complete? Cost to complete 4, 4, 4. What is cost already incurred? What is cost to be incurred? Please, estimated cost to complete is 18 minus, असल में ना इसमें फ्यूचर के खर्चों को देखते हैं और फ्यूचर की इनकम्स को। फ्यूचर में कितना आना है एनआरबी में? 15। कॉस्ट इनकर्ड टिल डेट को क्या कहते हैं? वर्क इन प्रोसेस। कॉस्ट टू बी इनकर्ड को कहते हैं एस्टिमेटेड कॉस्ट टू कंप्लीट। व्हाट इज टोटल कॉस्ट टू कंप्लीट? वो नहीं, व्हाट इज एस्टिमेटेड रिमेनिंग कॉस्ट टू कंप्लीट? दैट इज 4। व्हाट इज कॉस्ट टू सेल? नॉट गिवन इन पेपर। सो अगली डिस्कशन हमारी होगी एनआरवी लॉस की। कितना? 3। 14 वाली इन्वेंट्री को किस पे लेके जाना है? 11 पे। ये जरा कुछ देख लें, कुछ सवाल पूछ लें अगर समझ नहीं आई तो। मुझे बताएं मैंने डिलीवरी कब की है?
15 जुलाई को। मुझे ये बताएं कि जून जुलाई लगा के, जून के पूरा महीना और 15 जुलाई, जून जुलाई लगा के मुझे बेचारा पड़ा कितने का स्टॉक? 18 में से 14 का खर्चा इधर हो गया था, 4 का पूरा करने में हुआ, टोटल खर्चा बता देना। 1.5 महीने में मेहनत करके कितना खर्चा किया? 18 वाली चीज कितने की बेचनी है मैंने? 15 की। तो व्हाट इज कॉस्ट ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस? 14। व्हाट इज टोटल कॉस्ट? व्हाट इज एस्टिमेटेड रिमेनिंग कॉस्ट टू कंप्लीट? नहीं, वो 4 एस्टिमेटेड रिमेनिंग कॉस्ट टू कंप्लीट। ये 4 जरा टेक्निकल था, अगर किसी से निकला था पेपर में तो ये भी आपको मैं नोट करने दूंगा। डन। आखिरी चीज, it is estimated that 55 would need to be spent on next 3 deliveries. It is estimated that, बोले ना, 55 would be spent on next 3 deliveries. चलें जी, if I honor, if I cancel की कैलकुलेशन करके दे दें, आपने जाने जाएं क्लास में जी। इफ आई ऑनर, इफ आई कैंसल, बिल्कुल सही बताया आप लोगों ने, फौरन बता दिया, वेल डन। इफ आई ऑनर, इफ आई कैंसल कर दे मुझे। इफ आई ऑनर बता देना, इफ आई ऑनर, बताएं जी। इफ आई ऑनर तो बता दें फ्यूचर इनफ्लोस कितने रह गए हैं? इनफ्लोस फ्यूचर, जो पड़ा हुआ स्टॉक है ना उसको एनआरवी टेस्ट से गुजारना है, उसको इससे नहीं गुजारना। इफ आई ऑनर, इफ आई कैंसल, जो पड़ा हुआ स्टॉक है, जो फ्यूचर में बनाना है और बेचने। इफ आई ऑनर 15 इंटू, वैसे ये तो अवॉइडेबल नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट हो गया हुआ ना। और आउटफ्लो यार 30 कर लें यार, मान 30 कर लें, क्यों चेंज हो गया अंदाजा? इट इज एस्टिमेटेड 55 वुड मी इनकम फॉर नेक्स्ट 3 डिलीवरीज, अंदाजा चेंज हो गया। इफ आई ऑनर देन 10 का लॉस। इफ आई कैंसल तो 5 महीने कैंसल, 5 ज़रब 3, नहीं, ये 5 महीने की पेनल्टी, ये 5 रुपए की पेनल्टी तो तब है जब मैं हर डिलीवरी लेट करूं। मैं तो कॉन्ट्रैक्ट ही कैंसिल करना शायद पसंद करूं। अब कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करना अगर मैं पसंद करूं, अगर कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दूंगा तो डिलीवरी लेट होगी या तीनों डिलीवरी से रिलैक्सेशन मिल जाएगी? तीनों डिलीवरी से रिलैक्सेशन मिल जाएगी ना। तो जान छुड़ाने का तरीका क्या है? मैं तो नहीं जान छुड़ाऊंगा, मेहनत करके आप बैटरीज जो भी चीज बना रहे हैं बना के बेचें, आप जान मत छुड़ाएं इससे। जान छुड़ाएंगे तो क्या होगा? 20 का जुर्माना देना पड़ेगा। नहीं जान छुड़ाएंगे तो बता दें प्रोविजन कितने की बनानी है ऑनरस कॉन्ट्रैक्ट की? 10 मिलियन। तो ये 5, 3 और 10 को डिस्कस करके आना था पेपर में। चलें ये नोट कर लें, फिर इसका सोल्यूशन निकलना शुरू करते हैं।
भाई ये थोड़ी सी गर्म। ये ना वर्क इन प्रोग्रेस पे एनआरवी लॉस निकालना शायद ना पहली दफ़ा डिस्कस हुआ है, या काफ़ी अरसे बाद FR1, इसलिए थोड़ा सा ये मसला हुआ है 4 की फिगर का। बाकी फिगर तो इंशाल्लाह मुश्किल नहीं थी। अगर किसी इन्वेंट्री पे खर्चा हो जाए तो वो नज़र आ रहा होगा उसकी कॉस्ट में, और जो होने वो नज़र आ रहा होगा कॉस्ट टू कंप्लीट, कॉस्ट टू कंप्लीट, या कॉस्ट टू रिपेयर भी हो सकता है अगर ख़राब हो गई है। अच्छा, अब इसकी थ्योरी मैं नहीं लिखवा रहा, मैं सवाल ज़रा दोबारा पढ़ रहा हूँ ताकि देख लें कोई मसला मसाइल है तो जल्दी से नोट कर लें पहले। अच्छा, इसको काट दें, इसकी डिस्कशन की ज़रूरत नहीं है अब। ओके, डन, चलें जी। एक दफ़ा ज़रा पढ़ लें। NPL एंटर हुआ है कॉन्ट्रैक्ट में टू सप्लाई कस्टमाइज बैटरीज टू अ न्यू कस्टमर। टर्म्स के मुताबिक हमने 50,000 बैटरीज देनी है हर महीने के एंड पे दिसंबर। अच्छा, इस तरह भी देख लिया करें, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, 7 महीने हमारे साल, जुलाई, अगस्त, सितंबर 3 महीने अगले साल। और हर महीने का रेवेन्यू होगा 15 मिलियन, और अगर हमने एक भी महीने लेट की डिलीवरी उसके एंड पे ना दी तो 5 मिलियन जुर्माना, और अगर टोटली कॉन्ट्रैक्ट से जान छुड़ा ली तो 20 मिलियन जुर्माना। यकम अगस्त को हमने अंदाज़ा लगाया है कि 10 मिलियन की कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन होगी। ये तो जन्नतों में बैठे हैं हम। 10 मिलियन की कॉस्ट होगी, 15 मिलियन की चीज़ बेचेंगे, हर साल धड़ाधड़ 5-5 मिलियन प्रॉफिट कमाते रहेंगे, धड़ाधड़ 5-5 मिलियन प्रॉफिट कमाते रहेंगे। सोचा ये था, पर ये तो सोचा था। डिस्पाइट द इंक्रीज इन कॉस्ट प्रोडक्शन, हमने टाइमली डिलीवरीज कर दी हैं मई तक 99 मिलियन की। तो 99 मिलियन की डिलीवरीज की तो रेवेन्यू आया 6 महीने का 90, और कॉस्ट हुई 6 महीने की 99, तो 9 का लॉस है। ये ग्रॉस लॉस में रिकॉर्ड हो गया होगा, इसको कुछ करने की जरूरत नहीं। अच्छा, उसके बाद एक पेनल्टी के लिए आप जरूर लायबल फील करें, क्योंकि आपने जून की डिलीवरी 15 जुलाई को की है, इसलिए 5 मिलियन आपको पेनल्टी पे करनी पड़ेगी। बाकी और ये आगे 14 और 18 की डिस्कशन IS2 वाली थी, ये मैं नहीं कर रहा दोबारा। बाकी 55 मिलियन रिमेनिंग डिलीवरीज का रह गया है, तो रिमेनिंग डिलीवरीज से आना कितना है? 45, और खर्चा 55। सॉल्यूशन पढ़ लें जी। क्वेश्चन नंबर 3 हेडिंग्स दी हैं आई कैप ने। प्रोविजन फॉर पेनल्टी कितनी बनाई है? 5। NRV लॉस कितना बनाया उसने? नोट 1, सप्लाई फॉर जून वाज मेड आफ्टर डिले ऑफ, सो अ प्रोविजन फॉर पेनल्टी शुड बी मेड फॉर दिस एडजस्टिंग इवेंट। एडजस्टिंग इवेंट साल के बाद की डेट डाली हुई थी ना, कि साल के बाद डिलीवरी हुई है। वैसे मेरे ख्याल से कोई इतना, चलें ठीक है। नोट 2, सिंस कॉस्ट इनकट टिल 30 जून is higher than NRV, so 3 million should be written down to
यार ये ऑनरेस कॉन्ट्रैक्ट तो बिल्कुल इसने सही नहीं लिखा। ऑनरेस कॉन्ट्रैक्ट में उसको डिटेल लिखनी चाहिए थी जो अब आजकल लिख रहा है। ऑनरेस कॉन्ट्रैक्ट में डिटेल में ये लिखता है ऑनरेस कॉन्ट्रैक्ट इज अ कॉन्ट्रैक्ट इन विच द अनअवॉइडेबल कॉस्ट एक्सीड द बेनिफिट, सो अ प्रोविजन शुड बी रिकॉर्डेड एट लीस्ट नेट कॉस्ट ऑफ एग्जिटिंग फ्रॉम द कॉन्ट्रैक्ट विच इज लोअर ऑफ the cost to fulfill it or cost to cancel the contract by paying the penalty, therefore a provision should be recorded at lower of। ये पूरी बात लिख के आनी चाहिए, लेकिन ये बहुत पुराना सोल्यूशन है, हसान सा उसने लिखा हुआ है। एस्टिमेटेड कॉस्ट 55 है और एस्टिमेटेड रेवेन्यू 45 है, तो इसलिए इधर से इफ आई ऑनर वाला 10 मिलियन हो गया एंड इफ आई कैंसल वाला 20 मिलियन हो गया, तो व्हाट इज लोअर? तो इसलिए इसके ऊपर रिकॉर्ड किया जाएगा। अच्छा, अब हेडिंग आई कि अपने इसलिए दी है प्रोविजन और एक्सपेंस की कि ये भी प्रोविजन है, ये प्रोविजन है, ये सॉर्ट ऑफ एक्सपेंस है। एनआरबी लॉस इसका नाम है, ये प्रोविजन नहीं है, इसलिए उसने प्रोविजन एक्सपेंस की ना मिक्स ही हेडिंग दे दी है। अच्छा, वादा तो किया गया था यही कराया जाएगा, लेकिन बेहतर है कि ज़्यादा ना करा दिया जाए, और कुछ करा दें। टाइम है, अभी सर तो नहीं खाए भाई। तो क्वेश्चन 8 का सी। हाँ जी भाई। जी भाई पढ़ लिया ना, बस कर दें। हाँ, अब ज़्यादा पता भी चल गया आपको, पीछे कुछ भी नहीं है सवाल में। ईयर एंड हमारा 31 दिसंबर 14। स्टार्ट कब होगा? इन अक्टूबर 14 ना। ZL डिसाइडेड टू रीलोकेट इट्स प्रोडक्शन यूनिट फ्रॉम सक्कर टू कराची। अभी तो डिसाइड हुआ है भाई। इन दिस डिटेल प्लान वाज अप्रूव्ड बाय मैं फॉर। हाँ, ये चीज मेरे अजीज अनाउंस हो गया है। तो पैरा नंबर पता नहीं 75 था, कौन सा था पहले, तो वो लिख के आएंगे ना। 72, वेल डन। पहला तो पैरा नंबर 72 लिख के आएंगे कि दिस रिस्ट्रक्चरिंग प्लान हैज बीन announced and has created a valid expectation in those affected, therefore a बोले ना, therefore a constructive obligation arises, so provision for restructuring will be recorded। ये पैरा 72 लिख के आएंगे माय डियर। कितने लोगों के जहन में ये आ गया था? ओके। इसके बाद ZL has planned to complete the relocation by the end of June। कितना अर्सा लग जाएगा रीलोकेशन में? अगले साल के 6 महीने लग जाएंगे। तो रीलोकेट कब करना है? रीलोकेट या बंद तो नहीं करना, रीलोकेट करना है जून तक। हाँ, ये कॉस्ट्स अंदाजन हैं क्योंकि अगले 6 महीने में होनी है, एक्चुअल नहीं है, ये अंदाजन है। कब होनी है? अगले 6 महीने में। रिडंडेंसी कॉस्ट तो लिख के आएंगे रिस्ट्रक्चरिंग प्रोविजन शैल इंक्लूड द डायरेक्ट एक्सपेंस because it does not associate with ongoing activities, so redundancy cost will be so a provision will be made of redundancy cost of 3.58 million। relocation of staff to Karachi तो लिख के आएंगे restructuring provision does not include the relocation of continuing staff, बोले ना आगे, because these expenditure relate to फ्यूचर कंडक्ट ऑफ बिजनेस। ये तो बड़ी आसान सी एडजस्टमेंट होती है अगर आ जाया करे, इसकी प्रोविजन नहीं बनानी। स्टाफ ट्रेनिंग और रिस्ट्रक्चरिंग प्रोविजन विल नॉट बी रिकॉर्डेड फॉर दिस बिकॉज दिस एक्सपेंडिचर रिलेट टू। बेशक दोनों को एक ही गो में डिस्कस करिएगा 6.45 एंड 0.86 रिस्पेक्टिवली करके, और इन द एंड ये अगले 6 महीने में होना खर्चा, सारे अगले 6 महीने। सैलरी ऑफ एग्जिस्टिंग ऑपरेशन मैनेजर रिस्पॉन्सिबल फॉर री लोकेशन, इसको तो मैंने कह दिया था ना डाला करें।
हाँ, अगर कोई एक्स्ट्रा कॉस्ट उसको दे रिडंडेंसी को मैनेज करने के लिए वो और बात है, लेकिन एग्जिस्टिंग मैनेजर को एग्जिस्टिंग तनख्वाह दें तो इसको फिर आपने रीस्ट्रक्चरिंग की प्रोविजन नहीं बनाना, बस ठीक है होगा जी। कर दें, कोई मसला नहीं, भाई का अच्छा सवाल है। भाई कहते हैं कि ये जो पेनल्टी है, आई कैप ने देखो प्रोविजन की हेडिंग दी हुई है और ऊपर एक्सपेंस की भी इसी वजह से दी हुई है, कोई मसला नहीं। भाई का ये सवाल है कि इसको प्रोविजन की जगह, पेनल्टी की जगह, अल्लाह आपका भला करे, प्रोविजन की जगह इसको लाइबिलिटी का नाम दे दें, क्योंकि ये अनसर्टन नहीं रही। तो ठीक है, 5 मिलियन के बारे में अगर आप कंफर्म हो गए तो लिख सकते हो, कोई मसला नहीं।